हेलो गाइस, दिस इज साक्षी अरोड़ा और आज हम वापस से बात करने वाले हैं प्रोनाउन की। और आज का लेक्चर इस टॉपिक को बिल्कुल फिनिश कर देगा। तो पहले बात करेंगे उस असाइनमेंट की जो मैंने आप सबको पिछली क्लास में करने को दिया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हिज विल नॉट अटेंड द सेमिनार। अब क्योंकि हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूल नंबर 1 के अंडर पढ़ा था कि सब्जेक्ट को केवल और केवल सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही रिप्लेस कर सकता है, तो यहाँ भी हमें हिज को हटाकर ही को लिखना होगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पर। रानी इज अ लॉट मोर ग्रेसफुल डांसर देन हर। अब अगर आपको याद हो तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंडर रूल नंबर 2 में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर एक सेंटेंस में हमें दो चीजों या दो इंसानों के बीच में तुलना करनी हो तो उस केस में हमें हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही यूज करना होता है। और अब क्योंकि यहाँ रानी और दूसरी लड़की के बीच में तुलना की बात हो रही है तो यहाँ पर हमें हर को रिप्लेस करना होगा शी से। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। इट इज अस हु विल हैव टू आंसर इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग। हमने एक रूल में ये पढ़ा था कि अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग इट इज, इट वॉज इट या इज इट से होती है तो उसके बाद आने वाले प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अस को हमें रिप्लेस करना होगा वी से, WE-V से। नेक्स्ट, यू, वी एंड रानी हैव नॉट रेड द लेटर येट। अब यहाँ हमें जो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन हमने पढ़ा था वो हेल्प करेगा। अब ये कैसे हमें हेल्प करेगा? अगर आपको याद हो तो केस 3 में हमने ये पढ़ा था कि अगर एक सेंटेंस में वी है, ठीक है, WE-V मेंशन है, फिर चाहे सेंटेंस का नेचर पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन जो ऑर्डर होता है प्रोनाउन का वो सेम रहता है। वो कौन सा होता है? पहले वी आएगा, फिर यू आएगा और फिर थर्ड पर्सन की बात होगी, दैट इज ही, शी या फिर उस इंसान का नाम आएगा। तो बस वही हमें यहाँ पे चेंज करना है और सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, आकांक्षा वॉज टोल्ड टू डांस लाइक ही। अब यहाँ अगर हम समझ सकते हैं तो जिस लड़के की तरह आकांक्षा को डांस करने को बोला जा रहा है वो सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो हमें उसकी जगह पर ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज कर सकते हैं, राइट। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का अगर यूज करेंगे तो ही को हमें रिप्लेस करना होगा हिम से। नेक्स्ट पे आते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन ही एंड शी। अब एक रूल हमें ये भी बताया था कि ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बाद अगर कोई प्रोनाउन लिखा जाए तो वो ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाता है, और बिटवीन भी उन्हीं में से एक वर्ड था, तो ऐसे ही बिटवीन के बाद ही एंड शी की जगह पर हिम एंड हर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हर वाज एन एक्सीलेंट स्पीच। पोजेसिव केस में हमने ये पढ़ा था कि पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज हमेशा नाउन से पहले होगा, लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन का यूज कभी भी नाउन से पहले नहीं होगा। और हर, क्योंकि वो एक पोजेसिव एडजेक्टिव हो और यहाँ पर उसके बाद कोई नाउन भी नहीं है, इसलिए हमें इसे रिप्लेस करना होगा HERS, हर्ज से, क्योंकि वो एक पोजेसिव प्रोनाउन है, राइट। नेक्स्ट, he was not confident of him doing well in the examination। अब इस सेंटेंस को पढ़कर हमें याद आएगा कि gerund से पहले हमें हमेशा possessive adjective का यूज करना होता है। अब क्योंकि doing एक gerund है इसीलिए इससे पहले भी हमें him का यूज नहीं कर सकते, हम उसको रिप्लेस कर देंगे किससे? his से। ठीक है, HIS, his से। अब आते हैं आपके आज के लेक्चर पर। तो टेक योर नोटबुक एंड पेन एंड बी रेडी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो रूल नंबर 1 पर आते हैं। दे आर यूज्ड टू एम्फसाइज एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फर्स्ट यूज की। तो इसका यूज सब्जेक्ट में लिखे नाउन या प्रोनाउन पर एम्फसाइज देने के लिए किया जाता है। समझ आया? नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ विल कंप्लीट द वर्क। इस सेंटेंस में वो बोल रहा है कि मैं खुद से अपना सारा काम कर लूंगा। तो हिंदी में हमने ये जो खुद लिखा है मैं के बाद, वो मैं पर जोर देने के लिए लिखा है ना। ऐसे ही इंग्लिश में ये जो सब्जेक्ट है आई, उसके बाद हम ये जो माई सेल्फ लिख रहे हैं वो हम एक्चुअली उस पर एम्फसाइज देने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ विल इनॉग्रेट द फंक्शन। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर पर एम्फसाइज देने के लिए थर्ड पर्सन के लिए यूज होने वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दैट इज हिमसेल्फ का यूज हम यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट, he himself will do all the arrangements. Okay, अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये रूल कहता है कि अगर सेंटेंस के एंड में हमें वापस से सब्जेक्ट को ही रेफर करना है या उसी के बारे में बोलना है तो सब्जेक्ट को दोबारा लिखने की जगह उसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही विल कंप्लीट ऑल हिज होमवर्क हिमसेल्फ। अब मानो किसी ने पूछा कि वो अपना होमवर्क कैसे करेगा, तो आंसर आया कि वो अपना होमवर्क खुद से कर लेगा। तो हम यहाँ पर एम्फसाइज देने के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में ही दोबारा बात करनी थी हमें एंड में, इसीलिए हमने यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट, शी विल कट द फ्रूट्स हरसेल्फ।
द पुअर मैन पॉइजन हिमसेल्फ एंड हिज चिल्ड्रन। अब आते हैं रूल नंबर 3 पर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर आल्सो यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब्स लाइक enjoy, pride, accustom, introduce, avail, reconcile, avenge, absent, exert, apply, rid, acquit। तो ये रूल कहता है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, ये जो सारे मैंने आपको वर्ब्स अभी पढ़ के सुनाए वो वर्ब्स हैं जिनके ऑब्जेक्ट के रूप में हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते बल्कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही यूज कर सकते हैं, ठीक है, और वही करते हैं। एग्जाम्पल पर आते हैं। यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अब क्योंकि यहाँ पे पहले अवेल आया इसलिए उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया, और क्योंकि सब्जेक्ट यू था इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आया, योर सेल्फ। अगर होता ही तो आता ही शुड अवेल हिमसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, शी होता तो शी शुड अवेल हरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ऐसे हो जाता, ठीक है। एग्जाम्पल 2, द ऑफिसर्स एक्विटेड themselves very well during the class. Next, she has reconciled herself to the demands of her family. The student exerts themselves a lot during exams. तो इनके बाद, इन वर्ड्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन पर। तो अब बात करते हैं रूल नंबर 1 की, हु एंड whom। तो हु को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हु को हम हिंदी में बोलते हैं जिसने या जिन्होंने, ओके, पर whom को बोलते हैं जिसको या जिनको। समझ में आया, ये फर्क है, जिसने या जिन्होंने, और whom को बोलेंगे जिसको या जिनको। ये फर्क आपको तब समझ में आएगा जब आप एग्जाम में सेंटेंस पढ़ रहे होंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे who आना चाहिए या whom, तो आप उसका हिंदी अर्थ करेंगे। तो अगर आपको लगेगा कि यहाँ पे जिसने या जिन्होंने आना है तो who लिख देंगे, अगर जिसको या जिनको आना है तो आप whom लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये रूल क्या बोलता है, who and whom they are used only for person or people, ठीक है, इनका यूज केवल और केवल लोगों के टाइम पे ही होता है। अगर लोगों के बारे में बात करनी है तो हम इनका यूज करेंगे। बस फर्क ये है कि who का यूज सब्जेक्टिव केस में और whom का यूज ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इसीलिए who के बाद सीधा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन whom के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल पर आते हैं। The clerk who disrespected the principal has been suspended. वो क्लर्क जिसने प्रिंसिपल की डिसरिस्पेक्ट की थी उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो पहले हुआ आया और उसके बाद सीधा वर्ब आ गई। नेक्स्ट, द डॉक्टर who gave you the medicines is on leave today. तो पहले हुआ आया और फिर वर्ब आ गई, गेव आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको एग्जाम में सेंटेंस आ जाए, द डॉक्टर whom gave you the medicines is on leave today, ठीक है, या तो आप उसका हिंदी अर्थ कर सकते हैं, तब समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप ये भी देख सकते हैं कि गेव से पहले, गेव क्योंकि एक वर्ब है तो उससे पहले डायरेक्ट whom नहीं आ सकता, उसके बीच में एक सब्जेक्ट आना जरूरी है, इसीलिए whom को हटाकर आप अपने आप से who लिख पाएंगे वहां पे, ओके। नेक्स्ट, The student whom I had taught in the school has sent me this card. वो स्टूडेंट जिसको मैंने स्कूल में पढ़ाया था उसने मुझे कार्ड भेजा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले whom के बाद I आया और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब आई, राइट। whom I had taught, तो whom के बाद पहले सब्जेक्ट आया है ना, वो जरूरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, the leader whom we voted is very honest and assiduous. वो लीडर जिसके लिए हमने वोट किया था वो बहुत ही ऑनेस्ट और एसिडियस है। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार और एसिडियस का मतलब है मेहनती। एसिडियस के सिनोनिम्स है जैसे कि लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे, whose। इट इज यूज्ड टू शो रिलेशन एंड इज यूज्ड ओनली फॉर पर्सन और पीपल। whose का यूज रिलेशन दिखाने के लिए किया जाता है और इसका यूज भी सिर्फ तभी हो सकता है जब लोगों के बारे में बात हो रही हो या उनके बीच के रिलेशन के बारे में बात हो रही हो। चीजों के बीच में रिलेशन अगर दिखाना हो तो whose का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। whose को हम हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी आप सुन लीजिए। whose को हम हिंदी में बोलते हैं जिनके या जिसके, ठीक है। एक का मतलब हो गया who का जिसने या जिन्होंने, whom का हो गया जिसको या जिनको, whose का हो गया जिनके या जिसके, ठीक है। तो अब आते हैं एग्जाम्पल पर। The students whose marks are below 35 have to go to the principal. तो ये बोल रहा है कि वो स्टूडेंट्स जिनके 35 से नीचे आए हैं मार्क्स, उन्हें प्रिंसिपल ने बुलाया है। और यहाँ मार्क्स और स्टूडेंट्स के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए हमने कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया है, whose का यूज किया, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। The boy whose wallet was stolen in the bus did not lodge an FIR. FIR दर्ज करवाने को हम बोलते हैं lodge an FIR। नहीं दर्ज करवाया तो नॉट लॉज, डिड नॉट लॉज एन एफआईआर, ओके। तो वो लड़का जिसका वॉलेट बस में चोरी हो गया था उसने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, द सिंगर हुज मदर पास्ड अवे रिसेंटली हैज वन एन अवार्ड। वो सिंगर जिनकी मदर की डेथ अभी रिसेंटली हुई थी उनको एक अवार्ड मिला है, उनको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मैनेजर हुज मैरिज वॉज ऑन 14th जुलाई हैज गिवन हिज रेजिग्नेशन. ठीक है, बट इफ, लेकिन अगर, एग्जाम्पल है, दिस इज द स्टेडियम हुज इनॉग्रेशन वॉज डन बाय द सीएम. तो अब यहाँ पर स्टेडियम की बात हो रही है और स्टेडियम कोई इंसान तो है नहीं, इसलिए यहाँ हम हुज का यूज नहीं कर सकते. ये नहीं बोल सकते स्टेडियम हुज इनॉग्रेशन, नहीं, गलत होगा. तो उसको हम कैसे लिखेंगे? दिस इज द स्टेडियम द इनॉग्रेशन ऑफ विच वॉज डन बाय द सीएम. विच का यूज करेंगे और वो भी द इनॉग्रेशन ऑफ विच का, मतलब पहले वर्ब को लिख देंगे, हुज को हटा देंगे, स्टेडियम लिख के पहले वर्ब को द इनॉग्रेशन ऑफ विच से लिखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 3 पर. विच और दैट, जनरली दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली. जनरली विच और दैट का यूज सेम जगह ही होता है. मतलब अगर किसी सेंटेंस में विच आ रहा है तो उसे हटाकर हम दैट का यूज भी कर सकते हैं, और ऐसे ही अगर दैट आ रहा है तो उसे हटाकर हम विच का यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल पर. इट इज अ फैक्ट्री दैट और विच मैन्युफैक्चर सॉफ्ट टॉयज. ये वो फैक्ट्री है जो सॉफ्ट टॉयज बनाती है. अब वो जो को इंग्लिश में बताने के लिए हम दैट और विच में से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दैट का ही यूज होता है. ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं उनके बारे में बात करते हैं. पहला, if there are two WH words in an interrogative sentence, then the second WH word is replaced with that. अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब एक सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. अब क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए हमेशा WH वर्ड जैसे which, who, whom, whose का यूज होता है. तो ऐसे किसी भी सेंटेंस में अगर किसी भी जगह हमें विच या दैट में से कुछ यूज करना है तो हम हमेशा दैट को यूज करेंगे, क्योंकि हम सेकंड WH वर्ड नहीं यूज करेंगे. ठीक है, ऑलरेडी एक बार WH वर्ड का यूज कर लिया है तो दोबारा उसको नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पर दैट का यूज कर लेंगे. एग्जाम्पल पर आते हैं. What is there which you cannot do? ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकते? What का यूज हो गया, इसलिए यहाँ पे बाद में दैट का यूज करना है और वही सेंटेंस करेक्ट होगा. ठीक है, नेक्स्ट, what is there which the president is incapable of. ठीक है, तो which को हटा के यहाँ पे भी दैट लिख देंगे. अब आते हैं नेक्स्ट यूज पर. इन केस ऑफ ह्यूमन प्लस एनिमल प्लस थिंग कॉम्बिनेशन दैट इज यूज्ड. तो अगर किसी सेंटेंस में ये तीनों यानी कि इंसान या जानवर या कोई चीज साथ में हो तो उस केस में हम हमेशा दैट का यूज करेंगे. और अगर मान लो कि इनमें से कोई दो ही है सेंटेंस में तो भी दैट का ही यूज होगा. ठीक है, एग्जाम्पल पर आते हैं. द विमेन एंड द डॉग हु वर क्रॉसिंग द रिवर ड्राउन्ड इन इट. अब क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन और डॉग मतलब एनिमल का कॉम्बिनेशन है इसलिए हु नहीं आएगा, यहाँ पर दैट आएगा. ठीक है, नेक्स्ट, द ओल्ड मैन एंड हिज स्टिक विच आर यूजुअली सीन इन द कोर्टयार्ड आर एब्सेंट टुडे. ऐसे ही यहाँ पर भी दैट का यूज होगा, विच का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन और थिंग का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है. ओके, अब आते हैं उसके थर्ड यूज पर. आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री दैट इज यूज्ड. अब हमें पता है कि किसी भी एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है. ठीक है, एक होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव, तीसरी होती है सुपरलेटिव. अगर हमें ये बोलना है कि ये इंसान अच्छा है, मतलब दिस पर्सन इज गुड. ठीक है, गुड मतलब बहुत अच्छा नहीं, सबसे अच्छा नहीं, सिर्फ अच्छा है, नॉर्मल है, मतलब एडजेक्टिव का बिल्कुल बेसिक फॉर्म है. ठीक है, तो वो पॉजिटिव डिग्री होगी. ठीक है, लेकिन अगर हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं उस इंसान को, हम बोल रहे हैं कि ये इंसान उससे अच्छा है, सामने वाले से अच्छा है. ठीक है, तो सामने वाले से अच्छा है तो कंपैरिजन हो रहा है उस केस में, तो हम बोल सकते हैं इंग्लिश में दिस पर्सन इज बेटर देन हिम. ठीक है, बेटर तो वो गुड तो पॉजिटिव डिग्री हो गई थी, लेकिन बेटर क्या हो गई, कंपैरेटिव डिग्री हो गई उसकी. ठीक है, अगर हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की, तो सुपरलेटिव डिग्री में आता है कि ये इंसान जैसे सबसे अच्छा है, इस इंसान से अच्छा कोई है ही नहीं, तो वो कौन सी हो गई, सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है. ठीक है, तो उसमें आ जाएगा दिस पर्सन इज द बेस्ट. ओके, तो गुड हो गई पॉजिटिव, बेटर हो गई कंपैरेटिव और बेस्ट हो गई सुपरलेटिव. ऐसे ही हर एडजेक्टिव यानी कि हर गुण की 3 डिग्रीज होती है, और जो सुपरलेटिव डिग्री है ना उसके बाद हमेशा ही दैट का यूज होता है. ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल पर. दिस इज द बेस्ट बुक विच आई हैव एवर रेड. अब ये बुक बेस्ट है और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके बाद विच का यूज नहीं होगा, दैट का यूज होगा. एग्जाम्पल नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल. दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन विच आई हैव एवर सॉल्व्ड. अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है उसकी सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन. मैंने आज तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन यही था. ठीक है, तो अब इसमें भी क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है ये, इसलिए विच का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे. ओके, अब आते हैं रूल नंबर 4 पर, मतलब उसका यूज नंबर 4. ठीक है, ऑल, सेम, ओनली, नन, नथिंग, एनीथिंग, इन सब वर्ड्स के बाद हमेशा दैट का यूज होता है. कौन कौन से, ऑल, सेम, ओनली, नन, नथिंग, एनीथिंग. ओके, एग्जाम्पल पर आते हैं. ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. अब क्योंकि पहले ऑल आया हुआ है तो उसके बाद क्या आएगा, दैट आएगा. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल. दिस इज द सेम क्वेश्चन विच आई डिड लास्ट नाइट. अब यहाँ पे पहले सेम आया हुआ है इसलिए बाद में विच ना आकर दैट आएगा.
ओके, अब एक लास्ट बात जो आप सबको पता होनी चाहिए वो ये है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनीवन. If any sentence begins with these words, a singular verb and a singular pronoun are used. तो अगर कोई भी सेंटेंस इनमें से किसी भी वर्ड से स्टार्ट होता है तो उस केस में जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी और जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर ही होगा. कौन कौन से वर्ड? ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनीवन. एग्जाम्पल पर आते हैं. एवरी वन ऑफ द एम्प्लॉइज हैज सबमिटेड देयर रिपोर्ट. अब क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है? एवरी से हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आई वो भी हैज आई, मतलब सिंगुलर आई, इसलिए यहाँ पे जो प्रोनाउन आना चाहिए वो भी सिंगुलर आना चाहिए. तो देयर गलत है, इसकी जगह क्या आएगा? हिज आएगा. एवरी वन ऑफ द एम्प्लॉइज हैज सबमिटेड हिज रिपोर्ट. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, एवरी वन ऑफ द गर्ल्स हैव डन हर वर्क. अब इस केस में जो प्रोनाउन है वो तो हर है, मतलब सिंगुलर है, लेकिन हैव मतलब एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आई है, तो हैव को हम रिप्लेस कर देंगे हैज से. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, नीदर ऑफ द टू कलर्स आर वर्किंग. अब यहाँ पे नीदर से स्टार्टिंग हो रही है तो आर को रिप्लेस कर देंगे इस से. अब यहाँ पर जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और वो सब जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम अब उनके बारे में बात करेंगे. ठीक है, जैसे कि डिफरेंस है बिटवीन इट्स, इट अपोस्ट्रोफी एस एंड इट्स के बीच में. ठीक है, अब ये जो इट अपोस्ट्रोफी एस है ना, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है किसका? इट इज या इट हैज का. मतलब किसी भी ऐसे सेंटेंस जहां पर इट इज आना है या फिर जहां पे इट हैज आना है तो उनकी जगह हम इट अपोस्ट्रोफी एस का भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन जो इट्स है, ITS है, उसका मतलब या तो उसके है या फिर अपने हैं. ये इसका मतलब कैसे हुआ आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा. तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल पर. एग्जाम्पल नंबर 1, इट्स ह्यूमिड आउटसाइड. अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इट्स ह्यूमिड आउटसाइड, इसका मतलब है इट इज ह्यूमिड आउटसाइड. बेसिकली वो यही बोलना चाह रहा है. तो अब क्योंकि हमने इट इज यहाँ पे नहीं लिखा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट अपोस्ट्रोफी एस. ITS इट्स लिखना गलत हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट्स कोल्ड टुडे. तो यहाँ पे भी ITS लिखना गलत होगा, इट इज आ रहा था इसलिए हमें यहाँ पे इट अपोस्ट्रोफी एस लिखना होगा. ठीक है, इट्स गॉट ब्रोकन. अब यहाँ पे लिखना था इट हैज गॉट ब्रोकन. अब क्योंकि इट हैज को भी हम IT अपोस्ट्रोफी एस लिख सकते हैं इसलिए यहाँ पे भी हम IT अपोस्ट्रोफी एस लिख देंगे. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट हैज टोल्ड इट्स मिनिस्टर्स नॉट टू स्टर एनी कंट्रोवर्सी. अब यहाँ पर इट इज तो नहीं आना था, ये तो नहीं बोल रहा था द गवर्नमेंट हैज टोल्ड इट इज मिनिस्टर्स, गलत. इट हैज मिनिस्टर्स, गलत. वो दोनों ही नहीं आ रहे थे तो इट अपोस्ट्रोफी एस तो यहाँ पे नहीं आ सकता. इसका हिंदी अर्थ निकालना तो बनता है कि वो जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, उसने अपने मिनिस्टर्स को या उसने उसके मिनिस्टर्स को बोला है कि वो किसी विवाद में ना पड़े. अब उसने अपने मिनिस्टर्स या उसके मिनिस्टर्स को कहा है तो यहाँ पर हम इट्स लिखेंगे, मतलब ITS लिखेंगे. ओके, द बैंक हैज आस्क्ड इट्स एम्प्लॉइज टू बी विजिलेंट. बैंक ने अपने एम्प्लॉइज को बोला है या बैंक ने उसके एम्प्लॉइज को बोला है कि वो विजिलेंट रहें. ठीक है, अब आते हैं इट या बीइंग पर. अब जो बीइंग है ना, बीइंग का यूज किसी भी सेंटेंस में रीजन देने के लिए किया जाता है. जैसे कि अगर मुझे बोलना है कि सृष्टि बीमार थी तो वो फंक्शन अटेंड नहीं कर पाई, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगी सृष्टि वाज इल, शी कुड नॉट अटेंड द फंक्शन. पर अगर हम ध्यान से देखें तो पहले सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस के ना हो पाने का रीजन ही बताया जा रहा है ना. तो हम इसे हिंदी में ऐसे भी लिख सकते थे, बीमार हो पाने की वजह से या बीमार हो गई थी इस वजह से सृष्टि फंक्शन अटेंड नहीं कर पाई. ठीक है, तो इस पूरे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? बीइंग इल, सृष्टि कुड नॉट अटेंड द फंक्शन. ठीक है, तो वो इंग्लिश में ठीक होगा एकदम. तो वहां पे हमने बीइंग का यूज कैसे किया? हमने उसका रीजन बताने के लिए किया. जो दूसरे सेंटेंस में नहीं हो पाया ना काम, उसका रीजन बताने के लिए हमने बीइंग से स्टार्टिंग की. तो जब एक सेंटेंस दूसरे का रीजन बता रहा हो तो उसे हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं और उन दोनों को ऐसे जोड़ देने को हम सिंथेसिस कहते हैं. ठीक है, अब आते हैं एक और एग्जांपल पर. ही वाज ऑक्यूपाइड विद अ लॉट ऑफ वर्क, ही डिड नॉट प्ले गोल्फ. क्योंकि वो उसके पास बहुत सारा काम था करने को इसलिए वो गोल्फ नहीं खेल पाया. तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बीइंग ऑक्यूपाइड विद अ लॉट ऑफ वर्क, ही डिड नॉट प्ले गोल्फ. एक चीज यहाँ पे जो आपको समझनी है वो ये है कि जो बीइंग है ना वो एक वर्ब है. ठीक है, और सृष्टि जो है वो एक सब्जेक्ट है. अब सृष्टि यहाँ पे दो चीजों का सब्जेक्ट है. किसका? बीइंग का भी, क्योंकि बीइंग भी एक वर्ब है तो उसकी भी सब्जेक्ट सृष्टि है, और कुड नॉट की सब्जेक्ट भी सृष्टि है. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये जो ऑक्यूपाइड है, बीइंग ऑक्यूपाइड विद अ लॉट ऑफ वर्क, ही डिड नॉट प्ले गोल्फ. अब यहाँ पे जो प्ले गोल्फ वाली, इसका जो सब्जेक्ट है वो भी ही है और बीइंग का सब्जेक्ट भी ही है. ठीक है, क्योंकि दोनों काम सेम ही इंसान कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? अगर हम ऐसे लिखते हैं सृष्टि बीइंग इल,
सृष्टि ही बीमार है तो सृष्टि बीइंग इल कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, ये भी ठीक होता। अगर हम लिखते हैं ही बीइंग ऑक्यूपाइड कुड डिड नॉट प्ले गोल्फ, तो ये भी ठीक होता। मतलब दोनों का सब्जेक्ट सेम है, राइट, क्योंकि दोनों सेम ही बारे में बात कर रहे हैं, सेम इंसान के बारे में। लेकिन अगर एग्जाम्पल है इट वॉज संडे आई प्लेड क्रिकेट, अब बोलना तो मुझे चल रहा है क्योंकि संडे था इसलिए मैं क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते बीइंग संडे आई प्लेड क्रिकेट, क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो बीइंग वर्ब वहां पे है ना, उसका सब्जेक्ट भी आई ही है, मैं ही हूँ। तो इसका मतलब होगा आई बीइंग संडे, मतलब मैं संडे हूँ। पर ये तो गलत है, मैं तो संडे नहीं हूँ। इसीलिए बीइंग को एक सब्जेक्ट देने के लिए हम लिखते हैं इट बीइंग संडे आई प्लेड क्रिकेट। तो जो प्ले का सब्जेक्ट है वो आई हो गया और बीइंग का सब्जेक्ट इट हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस को हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, इट बीइंग संडे आई प्लेड क्रिकेट, इट बीइंग अ रेनी डे आई डिड नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि जो डे है वो इंसान तो नहीं है, वो आई तो नहीं है, इसीलिए हम उसके लिए इट लिखते हैं अलग से, ठीक है। अब आते हैं ईच अदर और वन अनदर के डिफरेंस पर। तो डिफरेंस ये है कि ईच अदर केवल दो नाउन के लिए आता है, लेकिन वन अनदर दो से ज्यादा के लिए आता है, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल पर। रमेश एंड सुरेश वर डिस्कसिंग विद वन अनदर। अब क्योंकि रमेश और सुरेश दो ही लोग हैं, दो ही लोगों के बारे में बात हो रही है, इसलिए ईच अदर आएगा, है ना। वन अनदर को रिप्लेस कर देंगे ईच अदर से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बोथ ऑफ यू शुड स्टॉप फाइटिंग विद वन अनदर। अब यहाँ पे दो लोगों के बारे में ही बात हो रही है, तो यहाँ पे भी वन अनदर को रिप्लेस कर देंगे किससे, ईच अदर से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑल द एम्प्लॉइज शेयर फूड विद ईच अदर। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉइज हैं वो तो दो से ज्यादा होंगे ना, तो दो से ज्यादा होंगे तो यहाँ पे ईच अदर को रिप्लेस कर देंगे वन अनदर से। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे भी ईच अदर को रिप्लेस कर देंगे वन अनदर से, क्योंकि स्टूडेंट जो एक क्लास में है वो भी ज्यादा ही होंगे, ठीक है, दो से। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो वो दोनों सेम होनी चाहिए। अच्छा समझाती हूँ एग्जाम्पल से। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन जयपुर। इसका मतलब है शिमला का क्लाइमेट जयपुर से बेटर है। पर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि क्लाइमेट तो जयपुर के क्लाइमेट से बेटर है ना, शिमला का क्लाइमेट तो जयपुर के क्लाइमेट से बेटर है। सिटी से बेटर तो नहीं है, जयपुर से बेटर तो नहीं है। इसीलिए हमें कैसे लिखना है इस सेंटेंस को, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ जयपुर। शिमला का क्लाइमेट जयपुर के क्लाइमेट से बेटर है। या फिर अगर हम उसको शॉर्ट करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन दैट ऑफ जयपुर। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल भी है, द फ्रूट्स ऑफ दिल्ली आर बेटर देन मुंबई। दिल्ली के फ्रूट्स मुंबई शहर से बेटर है। इसका इस सेंटेंस का मतलब तो यही है भैया, पर हम ऐसा तो नहीं बोलना चाह रहे, तो हमें लिखना होगा द फ्रूट्स ऑफ दिल्ली आर बेटर देन द फ्रूट्स ऑफ मुंबई, या फिर द फ्रूट्स ऑफ दिल्ली आर बेटर देन दोज ऑफ मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्लास खत्म होती है, और आपका जो भी डाउट है इनसे रिलेटेड, इस क्लास से रिलेटेड, वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा, और आपको प्रोनाउन की वर्कशीट आज जो हमारा टेलीग्राम पे पेज है मिशन गुरुकुल का, वहां पर आपको मिल जाएगी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, like and subscribe to our channel. Thank you so much for watching. Signing off. That's all for the day.